Hello students. In today's class we are going to discuss introduction to software project management. The book I'm going to refer, the textbook is Software Project Management, the first one by McGraw-Hill. So mostly I will be referring this book for your lectures. And the others are also good books for your reference. इससे पहले इसका जो प्री रैक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आपने एक प्री रैक पढ़ा होगा दैट नेम्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने सॉफ्टवेयर क्रिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, बट हेयर इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी विल बी डिस्कसिंग कि हमें प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करना है, प्रोजेक्ट के टास्क को कैसे लेके चलना है, राइट। इसका जॉब पैटर्न ही अलग है, राइट। The job pattern of an IT company engaged in software development can be seen split in two parts. तो उसके बाद ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जब देखा गया कि सॉफ्टवेयर क्रिएशन और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दो बिल्कुल अलग अलग जॉब पैटर्न्स हैं, राइट। सो सॉफ्टवेयर क्रिएशन इज़ टोटली कंसर्न with क्रिएटिंग और बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज, राइट। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ हमें सॉफ्टवेयर की प्लानिंग, उसकी मॉनिटरिंग, उसके रिस्क एनालिसिस को भी कंसिडर करना होता है। दैट्स वाई इट इज़ अ सेपरेट कोर्स। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, आप कोई भी काम करने चाहते हैं वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो इफ़ आई एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन वेरी सिंपल टर्म्स, सो आई कैन से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, tools and techniques to project activities to meet the project requirements. जितना efficiently आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे उतना इफ़ेक्टिवली आपका प्रोजेक्ट उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होगा जो कि आपके कस्टमर की होंगी या यूज़र की होंगी, राइट। Here there is another definition given that it is the discipline of defining and achieving targets. आप इनिशियली अपने टारगेट्स को डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें कितना ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, सो दैट विल बी एबल टू अचीव आर टारगेट्स ऑन द स्पेसिफाइड टाइम, राइट, वाइल ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब यहाँ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में हर वो थिंग इंक्लूडेड है जो आपके प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। रिसोर्सेज का यहाँ मतलब सिर्फ नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स नहीं है। रिसोर्सेज से यहाँ मुराद वो टाइम है जो आपके प्रोजेक्ट पे लग रहा है, मनी कॉस्ट जो आपके प्रोजेक्ट पे लग रही है, पीपल जो लोग भी आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आइदर द नेटवर्किंग टीम और द IT सपोर्ट टीम और द कैपिटल यू विल बी इन्वेस्टिंग ऑन इट और द मटेरियल you will be investing on it, like the number of PCs, energy, space, everything is included in resource, राइट। ओवर द कोर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट जो भी रिसोर्स हैं उनको आप ऑप्टिमाइज़ करें, मीन्स एफिशिएंटली यूज़ करें। और ये समझें कि प्रोजेक्ट सिर्फ एक नेम नहीं है। प्रोजेक्ट कुछ फाइनाइट ड्यूरेशन में आपको कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिसको एट द एंड आप एक प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, राइट। तो ये वो 9 मेन एक्टिविटीज़ हैं जो आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज़ प्लानिंग द वर्क। सबसे पहले आप अपने काम को प्लान करें कि आपको अपने टास्क्स को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, राइट। कौन सा टास्क कितना टाइम लेगा, which task is dependent on which tasks, right, and which tasks are independent. नंबर 2 इज़ एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेज। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आपको अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। नंबर 3 इज़ ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। ऑर्गेनाइजिंग द वर्क मीन्स यू नीड टू मेक
arrangements and preparations accordingly as per the requirements of your project. Now acquiring human and material resources, number 4. सब उसके बाद जब आप ये देख लें आपको एक्चुअली करना क्या है, आप उसकी प्रिपरेशंस कर लें, देन आप ये देखें कि आपको अपने प्रोजेक्ट में किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, किस तरह की रिसोर्सेज की ज़रूरत है. देन यू विल बी असाइनिंग टास्क. जब आपको एक दफ़ा पता चल जाए अच्छा ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इस तरह से मैं अपने काम को ऑर्गेनाइज करूँगा, देन आप काम असाइन करेंगे, लोगों को रिसोर्सेज असाइन करेंगे. नाउ डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़. डायरेक्टिंग मीन्स यू नीड टू कंट्रोल on the activities, right? Now controlling project execution means the actually in the 7 activity, the execution and control phase is where the project team build and produce the deliverables required, right? So here you need to see things very clearly कि आपका प्रोजेक्ट डेडलाइंस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस हो गए तो वो कितने हो गए और वो टाइम पे प्रोड्यूस हुए या नहीं हुए. अब हमें काम को फास्ट लेके चलना है या उसी पेस से लेके चलना है, राइट? नाउ रिपोर्टिंग प्रोग्रेस. देखिए सॉफ्टवेयर क्रिएशन में रिपोर्टिंग प्रोग्रेस नहीं आता, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो दैट वी विल बी एबल टू नो कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड करता है, अभी आपकी टीम ने कितना काम कर लिया और आगे आपकी टीम को कितना काम करना है. तो आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या आप स्केड्यूल को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो अब आपको क्या एक्शंस लेने, राइट? सो दैट आपके टास्क आपके हैंड में हो, आपको पता हो कि आपकी टीम इस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए, किसी रिस्क में ना आ जाए. पॉइंट नंबर 9 इज़ एनालाइजिंग द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अचीव. इस पॉइंट पे जब आपने सारा काम कर लिया है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तब आप ये देखें कि आपके प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल है, जो मेन रिजल्ट्स हैं, जो कंक्लूजन है, वो उन फैक्ट्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट भी कर रहा है जो यूज़र की थी या नहीं, सो दैट आप फिर उसको और मेंटेन कर सकें. नाउ द 5 वेरिएबल्स ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल. Number 1 is time, number 2 is cost, 3 quality, 4 scope, and 5 is risk. देखिए ये वो वेरिएबल्स हैं जिन पे आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है. ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपस में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं. अच्छा, अब कैसे रिलेट करते हैं उसके लिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझना ज़रूरी है. जब हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम इज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, राइट? सो typically we broke it down for analytical purposes into the time required to complete the components of the project, which is then further broken down into the time required to complete each task, contributing to the completion of each component. Number 2 is cost. It is calculated from the time variable. जितना ज़्यादा time लगेगा उतनी ज़्यादा cost लगेगी. So the cost is the cost to develop an internal project is time multiplied by the cost of the team members involved, right? देखिए ना, एक तो टाइम का फैक्टर है, उसमें यह है कि देखिए एक काम 1 पर्सन 1 आवर में कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कम होगी रादर देन 1 घंटे में 10 लोग काम पे लगे हुए, राइट? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल से भी तो कॉस्ट इम्पैक्ट करते हैं. तो जितना ज़्यादा टाइम है और उसको मल्टीप्लाई करें हम team members involved, so then we'll get cost of it, right? So when hiring an independent consultant for a project, cost will typically be determined by the consultant or firm's hourly rate multiplied by an estimated time to complete. इसी तरह हम salaries भी decide करते हैं. So number 3rd is quality. The amount of time put into individual tasks determine the overall quality of the प्रोजेक्ट. जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा कोई इंडिविजुअल टाइम लगाएगा प्रोजेक्ट पे, जितना ज़्यादा उसको इम्प्रूव करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. सो some tasks may required a given amount of time to complete adequately, but given more time could be completely exceptionally
It could be completed exceptionally over the course of a large project. If I talk about a large project, so quality can have a significant impact on time and cost, और आई कैन से वाइस वर्सा. जितने ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, उतनी ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव होगी. और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी चीज़ है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और इवेंचुअली उस पर टाइम भी ज़्यादा लगा होगा. सो द फोर्थ वन, कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ वन विच इज़ नोन एज स्कोप. स्कोप अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो इट इज़ एक्चुअली इट स्कोप इज़ द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड फॉर द एंड रिजल्ट. यूज़र हमें जो रिक्वायरमेंट डिलीवर करता है, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्चुअली वही प्रोजेक्ट का स्कोप होता है. सो द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ what the project is supposed to accomplish and specific description of what the end result should be or accomplish is the scope of the project. Okay, the fifth one is risk पे हम एक complete chapter है हमारे पास, जिसमें हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होती है, रिस्क को एनालाइज कैसे करते हैं, रिस्क की प्लानिंग क्या होती है, कैसे हम कंटिंजेंसी प्लान्स बनाते हैं. सो वो सब हम देखेंगे अभी. प्रिसाइसली आई कैन से रिस्क इज़ द पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट. अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज़ द पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फेलियर. फेलियर आने के कितने चांसेस हैं हमारे प्रोजेक्ट पे. सो मोस्ट रिस्क और पोटेंशियल फेलियर्स कैन बी ओवरकम or resolved given enough time and